अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब मेंबर्स, वेलकम टू द JSW कॉन्सेप्ट चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अपने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में बात की थी, विच इज़ चैप्टर नंबर 2 ऑफ 9th क्लास केमिस्ट्री। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ 2.1.1 रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। आज हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। Rutherford performed gold foil experiment to understand how negative and positive charges could coexist in an atom. Rutherford ने गोल्ड फॉइल का एक एक्सपेरिमेंट किया था ये समझने के लिए कि एटम के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस इकट्ठे एग्जिस्ट कैसे कर रहे होते हैं, इकट्ठे कैसे पाए जाते हैं। इसके लिए उसने क्या किया था, ही बम्बॉर्डिड अल्फा पार्टिकल्स ऑन अ 0.04 सेंटीमीटर थिक गोल्ड फॉइल। उसने एक 0.04 सेंटीमीटर थिक इतनी मोटी उसने गोल्ड फॉइल ली थी और उसके ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल्स की बमबारी करवाई थी। अल्फ़ा पार्टिकल्स आर एमिटेड बाय रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक रेडियम एंड पोलोनियम। आपने एमसीक्यू में याद रखना है कि गोल्ड फॉइल की थिकनेस कितनी थी और गोल्ड फॉइल पे कौन से पार्टिकल्स की बमबारी करवाई थी। और अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं वो कहाँ से एमिट होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक रेडियम एंड पोलोनियम से एमिट होते हैं। ये भी आपने याद रखना है कि रेडियम और पोलोनियम जो हैं हमारे पास वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, रेडिएशंस को एमिट करते हैं, रेडियो एक्टिव रेस को एमिट करते हैं। अल्फ़ा पार्टिकल्स हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जैसा कि रेडियम और पोलोनियम से एमिट होते हैं। ये बेसिकली हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं वो हीलियम न्यूक्लियाई होते हैं, He2+। दे कैन पेनिट्रेट थ्रू मैटर टू सम एक्सटेंट। ये कुछ हद तक मैटर में से पेनिट्रेट कर सकते हैं, मैटर में से गुजर सकते हैं। ही ऑब्जर्व द इफेक्ट्स ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स ऑन अ फोटोग्राफिक प्लेट और अ स्क्रीन कोटेड विद जिंक सल्फाइड। उसने अल्फ़ा पार्टिकल्स के जो इफ़ेक्ट थे वो एक फ़ोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर या स्क्रीन कोटेड विद जिंक सल्फाइड के ऊपर ऑब्ज़र्व किए थे। आपने एमसीक्यू में याद रखना है कि स्क्रीन जो थी वो किससे कोट हुई हुई थी, जिंक सल्फाइड के साथ। ही प्रूव दैट प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ द एटम वॉज नॉट करेक्ट। उसने ये साबित किया था रदरफोर्ड ने कि उससे पहले जो एटम का प्लम पुडिंग मॉडल था वो सही नहीं था। अब आपने ये डायग्राम भी इसको आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो था उसकी डायग्राम आपको ड्रॉ करनी आनी चाहिए। इसमें आप देखें कि अल्फ़ा पार्टिकल्स को जब उन्होंने बमबारी करवाई थी तो कुछ पार्टिकल्स थे जो रिपेल बैक हो रहे हैं, कुछ पार्टिकल्स की लार्ज डिफ्लेक्शन है और कुछ पार्टिकल्स की स्मॉल डिफ्लेक्शन है और मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिकल्स पास अनडिफ्लेक्टेड। मोस्टली पार्टिकल्स जो थे वो स्ट्रेट उसमें से गुजर गए थे। अब उसकी ऑब्जर्वेशन क्या थी रदरफोर्ड की, ऑलमोस्ट ऑल द पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। तकरीबन सारे के सारे पार्टिकल्स फॉइल में से अनडिफ्लेक्टेड गुजर गए थे, डिफ्लेक्ट हुए बगैर गुजर गए थे। नंबर 2 पॉइंट है, आउट ऑफ 2000 पार्टिकल्स ओनली अ फ्यू वर डिफ्लेक्टेड एट फेयरली लार्ज एंगल्स एंड वेरी फ्यू बाउंस बैक ऑन हिटिंग द गोल्ड फॉइल। अब 2000 पार्टिकल्स को उसने अगर बमबारी करवाई थी, बमबार करवाया था, तो उसमें से कुछ जो थे वो बहुत ज़्यादा एंगल के ऊपर डिफ्लेक्ट हुए थे और बहुत कम ऐसे थे जो बाउंस बैक हो गए थे, मतलब टकरा कर वापस आ गए थे। तो रदरफोर्ड की आपने ऑब्जर्वेशंस भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करनी है, इसके रिजल्ट्स भी आपने रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करना है। और इसका जो हमने ऊपर इसका छोटा सा पढ़ा है कि बेसिकली उसने क्या किया था, वर्क ऑफ रदरफोर्ड, आपने वो भी शॉर्ट क्वेश्चन में प्रिपेयर करना है, इसकी डायग्राम प्रिपेयर करनी है और ये पूरा के पूरा टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी प्रिपेयर करना है। रिजल्ट्स हम देख लेते हैं। कीपिंग इन व्यू द एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड प्रपोज्ड प्लैनेटरी मॉडल फॉर द एटम एंड कंक्लूडेड फॉलोइंग रिजल्ट्स। अब रदरफोर्ड ने प्लैनेटरी मॉडल पेश किया और उसने ये बताया कि प्लम पुडिंग मॉडल जो था वो ठीक नहीं था। अब उसके रिजल्ट्स क्या आते वो देख लेते हैं। नंबर 1 पे है, सिंस मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड देयरफॉर मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एन एटम इज एम्प्टी। मोस्टली पार्टिकल्स जो थे वो फॉइल में से बगैर डिफ्लेक्ट हुए गुजर गए थे
इसलिए इससे उसने ये नतीजा निकाला था कि एटम का जो मोस्टली वॉल्यूम है वो एम्प्टी है, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एन एटम इज़ एम्प्टी, क्योंकि खाली जगह थी मोस्टली, इसीलिए बहुत ज़्यादा पार्टिकल जो थे वो बगैर डिफ्लेक्ट किए गुजर गए थे। नंबर 2 पे है द डिफ्लेक्शन ऑफ अ फ्यू पार्टिकल्स प्रूव दैट देयर इज़ अ सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इन एन एटम विच इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अब कुछ पार्टिकल्स जो डिफ्लेक्ट हुए थे उससे उसने ये प्रूव किया था कि एटम का जो सेंटर है वो पॉजिटिव चार्ज से बना हुआ है, और उसको उसने एटम के न्यूक्लियस का नाम दिया था। नंबर 3 पॉइंट है द कंप्लीट रीबाउंस ऑफ अ फ्यू पार्टिकल्स शो दैट द न्यूक्लियस इज़ वेरी डेंस एंड हार्ड। अब कुछ पार्टिकल्स जो बिल्कुल ही मतलब टकराकर वापस चले गए थे उससे ये साबित हुआ था कि न्यूक्लियस जो है हमारे पास वो बहुत डेंस है और हार्ड है। नंबर 4 पे है सिंस अ फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड इट शोज़ दैट द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल एज़ कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ एन एटम। अब कुछ पार्टिकल्स जो डिफ्लेक्ट हुए थे उससे ये शो हुआ था कि जो न्यूक्लियस का साइज़ है वो बहुत स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ एन एटम। जितना एटम का टोटल वॉल्यूम होता है उसमें से जो न्यूक्लियस का साइज़ होता है वो बहुत छोटा होता है। नंबर 5 पे है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। नंबर 6 पे है एन एटम एज अ होल इज़ न्यूट्रल। एटम एज अ होल न्यूट्रल है हमारे पास। अब वो न्यूट्रल क्यों है कि हमारे पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इक्वल हैं तो एक दूसरे के इफ़ेक्ट को वो नलीफाई कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं। नंबर 7 पे है एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑल अदर फंडामेंटल पार्टिकल्स दैट लाई विद इन द न्यूक्लियस आर नोन एज न्यूक्लियॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स के अलावा जो फंडामेंटल पार्टिकल्स न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसको उन्होंने न्यूक्लियॉन्स का नाम दिया था। अब न्यूक्लियॉन्स में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आ जाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इनके न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। साइड पे देखें उन्होंने रदरफोर्ड को दिखाया हुआ है कि ये रदरफोर्ड सर थे। रदरफोर्ड एक ब्रिटिश न्यूजीलैंड केमिस्ट था। उसने एक एक्सपेरिमेंट की सीरीज़ परफॉर्म की थी। उसमें उसने अल्फ़ा पार्टिकल्स को यूज़ किया था। 1908 में उसको नोबेल प्राइज़ मिला था केमिस्ट्री के अंदर। 1911 में उसने एक न्यूक्लियर मॉडल एटम के लिए प्रपोज किया था और उसने पहला एक्सपेरिमेंट भी किया था एटम को स्प्लिट करने के लिए। उसकी कंट्रीब्यूशन की वजह से उसको हम फादर ऑफ न्यूक्लियर साइंस भी कहते हैं। आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि फादर ऑफ न्यूक्लियर साइंस कौन है, तो ये रदरफोर्ड था। नेक्स्ट हमारे पास है डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड्स मॉडल। ये भी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में वो पूछ सकते हैं कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के डिफेक्ट्स पर एक शॉर्ट नोट लिखें। अब रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट ने प्रूव किया था कि प्लम पुडिंग मॉडल वाज नॉट करेक्ट, लेकिन रदरफोर्ड के अपने मॉडल में भी कुछ डिफेक्ट्स थे। पहला डिफेक्ट क्या था? अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन इलेक्ट्रॉन्स बीइंग द चार्ज पार्टिकल्स। अब इलेक्ट्रॉन रेडिएशंस की जो क्लासिकल थ्योरी है उसके मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स एक चार्ज पार्टिकल्स हैं। हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज है, तो उनको ना एनर्जी कंटिन्यूसली या तो एमिट करनी चाहिए या फिर रिलीज़ या एमिट करनी चाहिए एनर्जी कंटिन्यूसली, और उनको न्यूक्लियस में अल्टीमेटली गिर जाना चाहिए। और नंबर 2 पॉइंट है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स मुसलसल अपनी एनर्जी को खारिज करते रहें, एमिट करते रहें, तो उनका एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनना चाहिए, लेकिन जो स्पेक्ट्रम हमें मिला था एंड में वो लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व हुआ था। Although the scientist had objections on the atomic model presented by Rutherford, yet it cultivated thought-provoking ideas among them. अब साइंटिस्ट को रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पर कुछ ऑब्जेक्शंस थे, लेकिन इस मॉडल की वजह से उनके माइंड में बहुत सारी आइडियाज़ आए थे और उन्होंने इन क्वेश्चंस के ऊपर काम शुरू किया था। वो क्वेश्चंस क्या थे? पहला क्वेश्चन ये था कि एटम जो है वो कैसे कोलैब कर सकता है, या एटम स्टेबल क्यों होता है। सेकंड क्वेश्चन था कि एटम लाइन स्पेक्ट्रम क्यों देता है। और नंबर 3 पर था कि साइंटिस्ट कंसीडर दैट देयर मस्ट बी एन अदर मॉडल ऑफ एटम
इट इंडिकेटेड दैट रदरफोर्ड मॉडल वाज नॉट परफेक्ट। साइंटिस्ट ने सोचा था कि रदरफोर्ड का प्लानिटरी मॉडल था तो ये सही नहीं है, तो इसके अलावा कोई और मॉडल होना चाहिए जो कि साबित करे कि ये ठीक है। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है बोहरस्ट्रॉमिक थ्योरी, इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।